ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के विषय हिंदी में पाठ 3 जिसका नाम है हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे। तो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे और इसका अर्थ भी समझते जाएंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो जो लेखक है, लेखक कह रहे हैं, लेखक कहते हैं कि आज तक, यानी कि अभी तक, ठीक है ना, अभी तक मैंने जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, ठीक है, इन सभी नदियों को मैंने केवल मैदानी भागों में देखा था। यानी कि मैंने उन्हें दूर से देखा था, केवल मैदानी भागों में, ठीक है। और आगे लेखक कहते हैं कि बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी वो मुझे लगती थी। यानी कि एकदम मैदानों में एकदम आराम से बहती है ना नदियाँ, तो लगता था कि एकदम खोई हुई सी, गंभीर, एकदम शांत मुझे वो नदियाँ लगती थी। एकदम संभ्रांत महिला की भांति वे मुझे प्रतीत होती थी। संभ्रांत का अर्थ यहाँ पर जो ये आपको एक वर्ड दिया गया है, यहाँ पे ये संभ्रांत, इसका मतलब है शिष्ट या कुलीन, ठीक है। शिष्ट यानी कि जिसके अंदर शिष्टाचार हो, यानी कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की महिला की भांति ये नदियाँ मुझे ऐसे प्रतीत होती थी। आगे लेखक कहते हैं कि उनके प्रति मेरे मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे। इनकी जो भी ये नदियाँ थी, इनके प्रति मेरे मन में क्या था? आदर और श्रद्धा का भाव था। आगे लेखक कहते हैं कि मैं इन नदियों की धारा जो है मुझे मौसी या नानी या दादी और माँ की गोद की तरह ही लगती थी, ठीक है ना। जैसे हम अपने माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार लेखक कहते हैं मुझे जो है इन नदियों की धारा क्या लगती थी, बिल्कुल माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह सुखद लगती थी, ठीक है। तो आगे लेखक कहते हैं कि परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। आगे लेखक कहते हैं कि इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी कि जब मैं कहाँ गया, परंतु जब मैं इन नदियों को उनके अपने घर यानी हिमालय पर देखा, ठीक है ना। जब मैंने नदियों को कहाँ देखा, हिमालय की गोद में देखा, कहने का मतलब ये है लेखक का। तो जब मैंने इनको हिमालय की गोद में देखा तो वो मेरे सामने कुछ और ही रूप में थी, ठीक है। मैं हैरान था, लेखक आगे कहते हैं कि मैं एकदम हैरान था, क्योंकि लेखक जब क्या गए, पहाड़ों की ओर गए, तो उन्होंने देखा कि हिमालय के कंधों से, यानी कि हिमालय की गोद से किस प्रकार वो नदियाँ आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। अब लेखक हैरान क्यों था, क्योंकि लेखक ने इन सभी नदियों को कैसे देखा, दुबली पतली, वही दुबली पतली गंगा उन्होंने देखी, वही यमुना और वही सतलुज, ठीक है ना। तो लेखक हैरान थे कि ये नदियाँ जो है पहाड़ों से, हिमालय से निकलते वक्त तो एकदम दुबली पतली नजर आ रही हैं, और जो समतल मैदानों में उतरती ही ये क्या हो जाती है, एकदम विशाल रूप अपना ग्रहण कर लेती हैं। जैसे आप लोग इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब क्या लग रहा है, एकदम दुबली पतली लग रही है नदियाँ, ठीक है ना। ये दुबली पतली लग रही है ना, एकदम पतले पतले उससे आ रही है, एकदम दुबली पतली नदियाँ आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही ये समतल मैदानों की ओर पहुंचते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, अपना बड़ा सा रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि समुद्र का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं हैरान था, जब मैं हिमालय की ओर गया तो मैंने देखा कि हिमालय से जो नदियां आ रही हैं, वही गंगा, वही यमुना, वही सतलुज, ठीक है ना। तो वो सभी क्या है, एकदम दुबली पतली हैं, एकदम दुबली पतली मैंने देखा, ठीक है ना।
फिर मैं सोच रहा था कि मैं हैरान था, जैसे ही ये मैदानी भागों में जाते हैं वैसे ये इतना बड़ा विशाल रूप अपना कैसे ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनका यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि जब भी मैं इन नदियों को देखता हूँ, ठीक है ना, जब इनको करीब से देखा, जब मैं पहाड़ों की ओर आया तब मैंने इनको देखा, तो इनका उछलना कूदना। ठीक है, अब देखिए आप, ये है पहाड़, ठीक है ना, तो पहाड़ों में नदियाँ कैसी हो, पहाड़ों से नदियाँ कैसे आती है, एकदम इस प्रकार से होती हुई आती है। ठीक है ना, यानी कि उछलते कूदते हुए, ठीक है ना, एकदम शोर करते हुए आती है, कल कल छल छल करते हुए जो नदियाँ हैं वो बहती हैं। ठीक है, पहाड़ों से कुछ इस प्रकार से नदियाँ आती हैं, तो ये कुछ कल कल छल छल करती हुई आती है, लेकिन मैदानी इलाकों में जैसी ही नदियाँ जाती हैं तो एकदम शांत रूप से बहती हैं। ठीक है ना, एकदम शांत रूप से बहती है। ठीक है, तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि इनका ये उछलना कूदना, ठीक है ना, और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द दिया है इनकी भावभंगी, आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे है ये भावभंगी। ठीक है ना, तो इस भावभंगी का मतलब है विभिन्न स्वरूप। ठीक है ना, आगे लेखक कहते हैं कि इनका उछलते कूदते जाना, जैसे जो है ये नदियाँ जो है ना, आगे लेखक कहते हैं कि अपने घर में क्या है, ये हंसने खेलने वाली नदियाँ। ठीक है ना, क्योंकि हिमालय से आ रही हैं, ठीक है ना, दुबली पतली होते हुए, एकदम उछलते कूदते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। ठीक है ना, भावभंगी यानी कि विभिन्न स्वरूप है इनका। ठीक है ना, तो लेखक कहते हैं कि अपने घर में तो ये क्या करते हैं, बड़े हंसते खेलते हुए ये नदियाँ आती हैं, लेकिन इनका उल्लास यानी कि जो इनकी हंसी खुशी है, ये मैदानी भागों में आकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। ठीक है ना, जैसे ही मैदानी इलाकों में आती है तो वैसे ही ये क्या हो जाती हैं, एकदम शांत हो जाती हैं और गंभीर हो जाती हैं। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं कि मैं किसी लड़की को जब देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, ठीक है ना, या फिर जब किसी छोटे से फूल की कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मुझे इतना कौतूहल कौतूहल तो लेखक क्या कहते हैं कि जब किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल यहाँ पर दिया है, इसका मतलब है जिज्ञासा। ठीक है ना, जिज्ञासा यानी कि किसी भी चीज को जानने की इच्छा, जिसे हम कहेंगे। फिर और विस्मय, विस्मय भी यहाँ पर दिया है लेखक ने, तो विस्मय भी कहा है, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्यचकित। ठीक है ना, तो लेखक कहते हैं कि जब मैं किसी जो है फूल को, किसी लड़की को देखता हूँ या किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मेरे मन में इतनी जिज्ञासा नहीं होती, यानी कि उस चीज़ को जानने की उतनी इच्छा नहीं होती और उतना मैं आश्चर्यचकित नहीं होता हूँ जितना कि मैं इन बेटियों की बाल लीला को देखकर, यानी कि जितना कि मैं इन नदियों की बाल लीलाओं को देखकर हो रहा हूँ। आगे लेखक कहते हैं कि कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीर, सड़ों, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीते बातें याद करने का मौका मिल जाता है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। ठीक है, तो लेखक कहते हैं
कि न जाने ये नदियाँ जो है इतने पहाड़ों से होते हुए, हिमालय से होते हुए जो है इतने कलकल छल छल, इतने हंसी खुशी, न जाने मतलब कहाँ ये भागी जा रही हैं। लेखक कहते हैं कि पता नहीं कौन सा वो लक्ष्य है जिसने जो है इन नदियों को क्या कर रखा है, बेचैन कर रखा है। आगे लेखक कहते हैं कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय हृदय क्या है, अतृप्त, यानी कि अगर इनका हृदय, इनका मन नहीं भरा है, तो संतुष्ट नहीं है ये अगर, ठीक है ना, यानी कि अत्यधिक प्रेम, ठीक है। तो जैसे विराट प्रेम, यानी कि विराट का मतलब अत्यधिक या बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं विशाल, तो विराट का मतलब यहाँ पर हम लेंगे अत्यधिक प्रेम पाकर भी, ठीक है। अपने पिता हिमालय का अत्यधिक प्रेम पाकर भी इनका हृदय क्या हो गया है, अतृप्त ही है, इनका मन अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। तो लेखक कहते हैं पता नहीं वो कौन होगा जो इनकी प्यास को क्या कर सकेगा, मिटा सकेगा। आगे लेखक कहते हैं कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, ठीक है ना, बंधुर आदित्यकाएं। तो यहाँ पर जो ये बंधुर आदित्यकाएं हैं, तो इसका मतलब है गुफाएं, ठीक है ना, गुफा जिसे हम कहेंगे। और फिर दूसरा शब्द है सरसब्ज उपत्यकाएं, सरसब्ज यानी कि हरी भरी, उपत्यकाएं यानी कि घाटियां, ठीक है। तो बंधुर आदित्यकाएं इसका मतलब है गुफाएं, ठीक। और जो ये सरसब्ज उपत्यकाएं हैं ये है हरी भरी घाटियां। तो आगे लेखक कहते हैं ऐसा है इनका लीला निकेतन, यानी कि जो ये अपना जो ये उछलना कूदना, जो भी ये लीलाएं करती हैं, बाल लीलाएं, तो ऐसा इनका ये जो बाल लीला निकेतन है वो इस प्रकार है। आगे लेखक कहते हैं खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीर, सड़ों, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर क्या होता है, शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनता होगा मतलब कितना अपना जो है सिर दुखाता होगा, ठीक है ना, कितना इनको मना करता होगा या कुछ इस प्रकार से। जैसे हमारे माँ बाप हमें जो बहुत समझाते हैं, ठीक उसी प्रकार लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि बूढ़े हिमालय की ये जो नटखट बेटियां हैं, ठीक है ना, जो ये नटखट बेटियां हैं, शैतानियां करती हैं, उछलते कूदते हुए जा रही हैं, तो इनके पीछे न जाने वो हिमालय कितना अपना सिर धुनता होगा। आगे लेखक कहते हैं बड़ी बड़ी चोटियों से अगर हम जाकर पूछें तो विराट मौन के सिवा, विराट यानी कि बहुत अधिक या अत्यधिक हम जिसे कहेंगे, मौन यानी कि एकदम शांति, ठीक है ना, उसके सिवा और उनके पास रखा ही क्या है। जैसे हम पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं या पहाड़ों की ओर देखते हैं तो आप लोगों को लगता होगा कि ये कितने शांत होते हैं, ठीक है ना, एकदम शांति वहां पर होती है। आगे लेखक कहते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो लेखक कहते हैं कि अगर सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों का नाम ले तो ये ऐसी नदियां हैं जिनसे जो है ये सारी छोटी बड़ी नदियां क्या होती है, हमारे आंखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक कहते हैं वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में क्या है, कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका या श्रेय मिला। तो लेखक कहते हैं कि पिघले हिमालय की एक एक बूंद, ठीक है ना, सिंधु ब्रह्मपुत्र इन दो महानदों के रूप में आगे बढ़ती है और समुद्र क्या कर लेता है, उनका हाथ थाम लेता है, ठीक है ना। फिर है आगे लेखक कहते हैं कि जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक कहते हैं कि इनका बाल रूप, ठीक है ना, जैसे जो मैदानों में रहते हैं, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा है,
तो वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि जो हिमालय, बूढ़े हिमालय की गोद में ये कैसे जो है खिलखिलाकर हंसते हुए, ठीक है ना, किस प्रकार उछलते कूदते हुए, या बच्चियां, छोटी छोटी बेटियां, बच्चियां बनकर ये खेला करती हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो मैदानों में रहते हैं उन्होंने तो केवल इनका केवल शांत रूप देखा है। ठीक, तो आगे लेखक कहते हैं कि माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग, यानी कि माँ बाप की गोद में एकदम हंसते हुए खेलते हुए, ठीक है ना, उछलते कूदते हुए खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। जैसे हम पहाड़ों में रहते हैं तो हम जो है नदियों को देखते रहते हैं, ठीक है ना, तो हमारे लिए कई चीज़ें क्या होती हैं, जो हमारे पास है वो चीज़ें हमारे लिए, तो लेखक कहते हैं कि हम पहाड़ी आदमियों के लिए जो चीज़ हमारे पास है वो भले ही आकर्षक हमें नहीं दिखती है, ठीक है ना, लेकिन जो मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ओर आते हैं तो उनको कई चीज़ें बहुत ही आकर्षक लगती हैं, ठीक है। इसीलिए लेखक ने क्या कर दिया है, तो लेखक कहते हैं कि मुझे तो जो है मुझे तो ये सब इतना लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप, ये सारा रूप यानी कि पहाड़ों का जो भी है, मतलब जो नदियां हैं वो खिलखिलाते हुए हंसना उनका, ठीक है ना, और भागे जाना, और मैदानी इलाकों में जाकर एकदम गंभीर हो जाना और विशाल रूप धारण कर लेना, ठीक है। तो ऐसा रूप देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने हिमालय और समुद्र को हिमालय को जो है ससुर और समुद्र को उसका दामाद, ऐसा रिश्ता मैंने जोड़ दिया, ऐसा लेखक कहते हैं, ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। लेखक कहते हैं कि जो है जिस प्रकार नदियों को देखकर लेखक को कालिदास की रचित मेघदूत का एक प्रसंग क्या हो गया, याद आता है, ठीक है ना, जिसमें विरही यक्ष मेघदूत अर्थात बादल से कहते हैं कि तुम वेतवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान अवश्य देते जाना, क्योंकि वह तुम्हें प्रेम करती है और तुम्हें पाकर प्रसन्न होगी, ठीक है ना। तो लेखक को लगता है कि कालिदास जैसे कवि को भी नदियों का जीवंत सजीव रूप ही पसंद है। ठीक, तो आगे लेखक कहते हैं काका कालेलकर ने नदियों को क्या लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी कि तिब्बत की बात है, मेरा मन क्या हो गया था, उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर मैं बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर मैंने अपने पानी में लटका दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने क्या किया, असर डाला, और मेरा तन मन ताजा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। तो लेखक कहते हैं कि काका कालेलकर ने भी नदियों को लोकमाता का रूप दिया है, क्योंकि जो नदियां हैं वे सर्वस्व कल्याण ही करती हैं, ठीक है ना। कुछ कवि जो है इन नदियों को प्रेयसी यानी कि प्रेमिका मानते हैं, और कुछ कवियों ने इन्हें बहन का स्थान दिया है, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि एक बार जो है मेरा मन क्या हो गया था, उचट यानी कि उदास हो गया था, ठीक है, तबीयत थोड़ी ढीली थी यानी कि तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब थी, तो मैं सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, ठीक है ना। दोपहर का समय था, मैंने पैर क्या कर दिए, पानी में लटका दिए, और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन मेरा क्या हो गया, एकदम ताजा हो गया, और मैं गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यानी कि हे सतलज बहन तुम्हारी क्या हो, जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, जो भी तुम्हारी लीलाएं हैं, जो तुम्हारा स्वरूप है वो क्या बहुत ही प्रिय है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरा मन क्या हो गया है, प्रसन्न हो गया है। मुदित यहाँ पर ये एक क्या बहुत शब्द है, ये है मुदित, ठीक है ना। मुदित यानी कि प्रसन्न, खुमारी यानी कि जो भी क्या था, खुमार यानी कि आलस्य जो भी था, ठीक है ना। तो हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरा मन क्या हो गया है एकदम मेरा मन एकदम प्रसन्न हो गया, और जो खुमारी जो आलस्य था वो क्या हो गया है, दूर हो गया है। जाऊं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम पुत्री हो और हिमालय क्या है, तुम्हारा पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, पिता हिमालय चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए क्या है, चिंतित है। प्रकृति नट्टी के चित्रित पट पर
प्रकृति की तो नर्तकी है, नटी यहाँ पर जो दिया है ये शब्द, ठीक है ना, इसका मतलब है नर्तकी, ठीक है ना। तो प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति तो नर्तकी के समान है, ठीक है ना। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, इसी प्रकृति के प्रांगण में हिमालय, ठीक है ना, अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेरे हुआ है, ठीक। तो जय हो सतलज बहन तुम्हारी, ठीक है। तो ये इस जो ये पाठ है ये एक निबंध है, ठीक है ना, जिसे नागार्जुन जी जो लेखक है उन्होंने, उनका नाम है नागार्जुन जी, उन्होंने लिखा है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।